मेरी छोटी बुआ रक्षाबंधन का त्यौहार पास आते ही मुझे सबसे ज़्यादा जमशेदपुर झारखंड वाली बुआ जी की राखी के कुरियर का इंतज़ार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी बुआ जी। तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट, गेम्स, मेरे लिए कलरफुल ड्रेस, मम्मी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए कोई ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था। उन्होंने पटना और रामगढ़ वाली दोनों बुआ जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे। बस रोहतास वाली जया बुआ की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आई थी। 5 राखियाँ कागज़ के टुकड़े में लपेटी हुई रोली चावल और 50 का एक नोट मम्मी ने चारों बुआ जी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नज़र अपनी बहनों की भेजी राखियाँ और तोहफे देख लें। पापा रोज़ की तरह आते ही टी टेबल पर लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप को बैग रखकर सोफे पर पसर गए थे। चारों दीदी की राखियाँ आ गई हैं। मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज़ लगाई थी, जया का लिफाफा दिखाना जरा। पापा जया बुआ की राखी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते थे और सबसे पहले उन्हीं की भेजी राखी कलाई में बांधते थे। जया बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने विवाह के बाद से शायद कभी सुख नहीं देखा था। विवाह के तुरंत बाद देवर ने सारा व्यापार हड़प कर घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। नौकरी कर बहुत कमाते थे। बेहद मुश्किल से बुआ घर चलाती थी। इकलौते बेटे श्याम को भी मोहल्ले के साधारण से स्कूल में डाल रखा था। बस एक उम्मीद सी लेकर बुआ जी किसी तरह जिए जा रही थी। जया बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे थे। गायत्री, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सब सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से जया के घर रोहतास, बिहार उसे बगैर बताए जाएंगे। जया दीदी के घर। मम्मी तो पापा की बात पर एकदम से चौंक गई थी। आपको पता है न कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता खाना भी जया दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वो कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएंगी। पर पापा की खामोशी बता रही थी उन्होंने जया बुआ के घर जाने का मन बना लिया है। और घर में ये सबको पता था कि पापा के निश्चय को बदलना बेहद मुश्किल होता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली धनबाद टू डेहरी ऑन सोन पैसेंजर से हम सब रोहतास पहुंच गए थे। बुआ के घर बाहर बने बरामदे में लगी नल के नीचे कपड़े धो रही थी। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर तंग हाली और रोज़ की चिंता फिक्र ने उसे सबसे उम्र दराज बना दिया था। एकदम पतली दुबली कमज़ोर सी काया, इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें साफ दिख रही थी। बुआ की शादी का फ़ोटो एल्बम मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद के 11 वर्षों की परेशानियों ने बुआ जी को कितना बदल दिया था। बेहद पुरानी घिसी सी साड़ी में बुआ को दूर से ही पापा मम्मी कुछ क्षण देखे जा रहे थे। पापा की आंखें डबडबा सी गई थी। हम सब पर नज़र पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया दें। अपने बिखरे बालों को संभाले या व्यस्त व्यस्त पड़े घर को दुरुस्त करे। उसके घर तो बरसों से कोई मेहमान नहीं आया था। वो तो जैसे जवानी पहले भूल चुकी थी कि मेहमानों को घर के अंदर आने को कैसे कहा जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बचपन से उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बेहद शौक़ रहा था, पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना होता था। हालात ये हो गए थे कि ज़्यादातर रिश्तेदार उनका फ़ोन उठाना बंद कर चुके थे।
एक बस पापा ही थे जो अपनी सीमित तनख्वाह के बावजूद कुछ न कुछ बुआ को दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर सामसी गई अपनी बहन को गले से लगा लिया था। भैया भाभी, मुन्नू, तुम सब अचानक आज सब ठीक है ना? बुआ ने कांपती सी आवाज़ में पूछा था। आज बरसों बाद मन हुआ राखी मैं तुम्हारे घर आने का, तो बस आ गए हम सब, पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा था। भाभी आओ न अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। जया बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों में लेते हुए कहा था। जया तुम बस बैठो मेरे पास, चाय नाश्ता गायत्री देख लेगी। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुक रुक कर बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन ले गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी थी। उधर बुआ कमरे में पुरानी फटी चादर बिछे खटिया पर अपने भैया के पास बैठी थी। बुआ जी का बेटा श्याम दौड़कर फूफा जी को बुला लाया था। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे तक का था। मम्मी अपनी ननद को लेकर माल चली गई थी। सबके लिए नए ड्रेसेस खरीदने और बुआ जी के घर के लिए किराने का सामान लेने के लिए शाम होते होते पूरे घर का हुलिया बदल गया था। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादर, रंग बिरंगे डोर मेट और सारा परिवार नए ड्रेसेस पहनकर जच रहा था। न जाने कितने सालों बाद आज जया बुआ की रसोई का भंडार घर लबालब भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था। बुआ के चेहरे पर सच तो ये था कि उसे अभी भी सब कुछ स्वप्न सा लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियाँ सजा ली थी, मिठाई का डब्बा रख लिया था। जैसे ही पापा को तिलक करने लगी, पापा ने बुआ को रुकने को कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी बस पहुंचने वाली हैं, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा तो सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियाँ के हॉर्न की आवाज़ सुनकर बुआ, मम्मी और फूफा जी दौड़कर बाहर आए तो तीनों बुआ का पूरा परिवार सामने था। जया बुआ का घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। महाराजगंज वाली नीलम बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था कि क्यों न सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। बस पापा ने उस दिन तीनों बहनों को फ़ोन किया कि अब 4 धाम की यात्रा का समय आ गया है। पापा की बात पर तीनों बुआ सहमत थी और सबने तय किया था कि इस बार जया के घर सब जमा होंगे और थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उसकी सहायता करेंगे। जया बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों और भाई के परिवार को देखी जा रही थी। पता नहीं कितने दिनों से बीमार थी और आज तक किसी से कहीं भी नहीं थी। आज सबसे मिलने का ही आशा लिए जिंदा थी। शायद अपनों का ध्यान रखें। जो समर्थ हैं वो अपने असमर्थ रिश्तेदारों एवं मित्रों की समय पर सहायता अवश्य करें। सोच बदलेंगे तो जग बदलेगा।